जय हिंद दोस्तों। अगर आपके मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बिगिनर हो, आपको पता ही नहीं है कि भाई मॉक्स कैसे देने हैं, कब देने हैं, कौन से देने हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस कैसे करना है। मैं भी जब शुरू शुरू में मॉक्स देता था ना, तो यही मेरे को प्रॉब्लम आती थी कि भाई अपन कहाँ से मॉक दें, कौन से मॉक दें, दे दिया तो उसको एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, है ना। मार्क्स अपने एक जगह अटक गए, मान लो कि मेरे 130 पर अटक गए मार्क्स, है ना। बहुत लोगों के 100 नंबर के आसपास मार्क्स अटक जाते हैं। तो कैसे उसको कैसे टैकल करना है वो अपन इस पर डील करेंगे, और थोड़ी सी लंबी वीडियो रहेगी, लेकिन अगर आपने पूरी देखी ना तो आपको मॉक्स में कभी कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। पहला जो सवाल आता है ना कि मॉक देने कब से हैं। अब लोग क्या करते हैं ना कि यार मान लो सब यूट्यूब पे कह रहे हैं कि मॉक दो मॉक दो मॉक दो, मॉक देना बहुत जरूरी है। उस चक्कर में मॉक ही देने लग जाते हैं, है ना। अब मॉक तुम दे तो रहे हो, लेकिन मान लो कि तुम्हारा सिलेबस ही पूरा नहीं है, ठीक है, या फिर तुमको भी चीजें ही नहीं आती, तो तुम कितने ही मॉक दे लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तुम्हारे मार्क्स मतलब एक फिक्स जो नंबर होगा ना, मान लो 100 120 या 80 120, उसके बीच में तुम्हारे नंबर अटक जाएंगे, ठीक है। उसके ऊपर बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर नंबर तभी बढ़ते हैं जब तुमको आपको चीजें आती होंगी, ठीक है। तो कम से कम अपना जब सिलेबस 80% हो जाए ना, तब अपने को मॉक देने चाहिए। और उसमें जो मेजर चैप्टर है ना वो अपने कंप्लीट होना चाहिए ना। वैसा नहीं हो कि आपका सिलेबस 80% हो गया है लेकिन आपका प्रॉफिट लॉस ही नहीं हुआ, है ना। तो 80% में मान लो कि भाई मेजर मेजर जो चैप्टर है ना वो आपके हो जाए, भले जो छोटे चैप्टर है, रेस वगैरह हो गया, है ना, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये एक बार नहीं हो तो भी चल जाता, लेकिन जो मेजर जो पोर्शन है ना वो एक बार कम से कम आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। जीके में ये है कि 50% भी अगर एक बार अपना हो गया तो ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में कम से कम 80 आप मान के चलो, है ना, 80 आपका होना चाहिए। और रीजनिंग अपन रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। अब अपना दूसरा सवाल रहता है कि भाई मॉक कौन से देने हैं, कौन से प्लेटफॉर्म के देने हैं, ठीक है, और हफ्ते में कितने देने हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि भाई आपको दो जो प्लेटफॉर्म है ना वो मोर देन इनफ है। पहला है टेक्स्ट बुक, और दूसरा अगर आपके टेक्स्ट बुक के पूरे हो जाए तो ओली बोर्ड। ओली बोर्ड के क्या थोड़े से टफ आते हैं मॉक बजाय टेक्स्ट बुक के, और शुरू से ये रहा है फंडा, है ना। टेक्स्ट बुक में जो प्रीवियस ईयर वाले मॉक है ना, जो सीजीएल 23 हुआ है उसके सवाल, उसके मॉक है ना, उसके वो मॉक के फॉर्म में डाल देते हैं पेपर्स को। तो वो पहले होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा मत करो कि यार वही आपका अभी तक हुआ नहीं है और आप नए जो मॉक्स आए उन पे लग गए, है ना। तो एक तो प्रीवियस ईयर वाले मॉक सबसे पहले खत्म करने हैं, उसके बाद जो संडे को जो मॉक्स आते हैं ना, जो ऑल इंडिया फ्री मॉक्स रखते हैं ना, जो भी बहुत सारे चैनल रखते हैं, तो वो आप दे सकते हो, क्योंकि उसमें सवाल सही में अच्छे होते हैं ना, क्योंकि वो ऑल इंडिया बेसिस पे बना के को लेके वो लोग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन को देने जो टेक्स्ट बुक के नॉर्मल मॉक्स है ना, वो टाइम बचता है तो। और उसके बाद भी अपने पास अगर टाइम है तो फिर अपने को जाना है ओलिव बोर्ड पे, अपन शिफ्ट हो सकते हैं कि ओलिव बोर्ड के जो मॉक आ रहे हैं वो अपने को देने हैं, ठीक है। अब कितने दिन है, अभी तो अभी टाइम है, ठीक है, आपके अभी पेपर में टाइम है। तो आप वीक में मान लो शुरू शुरू में तो मैं संडे को ही देता था मॉक, ठीक है, जब अपना सिलेबस लगभग चल रहा होता था कि भाई थोड़ा बहुत बचा है तब संडे को दे दो। उसके बाद क्या करते हो, क्या वीकली 2 या 3, स्टार्टिंग में 2 मॉक रखो, फिर 3 करो, फिर धीरे धीरे उसको 4 ले जाओ, ठीक है। और अब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए, तुम्हारा पीवाई क्यू बढ़िया हो जाए, तब तुम उस लेवल पे जाके तुम डेली मॉक दे सकते हो। क्योंकि उसके पहले तुम डेली मॉक दोगे ना, तुमको इतना बेनिफिट मिलेगा नहीं, तुम्हारा स्कोर उतना अच्छे से इंप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मॉक 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 नहीं करना है, जितने मॉक दे रहे हो उसकी क्वालिटी को थोड़ा मेंटेन रखना है, ठीक है। हम बात करेंगे कि भाई मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है ना, और मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, और आप भी कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई कौन से सेक्शन को अपन को कितना टाइम देना है ना, ये अपन यूज करेंगे। फिर उस मॉक को एनालिसिस कैसे करना है इस पे अपन बात करने वाले हैं। और एंड में अपन बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की जिससे अपना स्कोर बढ़िया इंप्रूव होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपके प्री में 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं ना, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके। मैं मेरा अटेम्प्ट करने का क्या प्लान होता है कि मैं जीके सबसे पहले अटेम्प्ट करता था ना, क्योंकि जीके का मेरे को पता है कि भाई या तो तुमको सवाल आता होगा या फिर नहीं आता होगा। मैथ की तरह नहीं है कि आप उसको सॉल्व कर लोगे, रीजनिंग की तरह नहीं है कि सॉल्व कर लोगे, या फिर इंग्लिश की तरह कि इसको बार बार पढ़ोगे तो क्या पता शायद आंसर निकल है ना। जीके का तो बहुत सिंपल सा फंडा है, आता है तो क्लिक, नहीं आता तो स्किप, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले मैं जीके करता था, उसमें लगभग 4 से 5 मिनट मुझे लगते थे जीके करने में, ठीक है। मेरा प्लान फिक्स था कि भाई 4 से 5 मिनट में जीके कर देनी, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, है ना। उसके बाद मैं करता था इंग्लिश को, है ना। इंग्लिश का भी मेरा सिंपल सा था कि भाई इंग्लिश में क्या है, अपन कम टाइम में ज़्यादा सवाल खींच सकते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैं इंग्लिश को पहले करता था। उससे क्या आदमी का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। आपका ये चीज़ डिफर हो सकती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये वाला ये तरीका था कि पहले जीके फिर इंग्लिश। इंग्लिश में 9 से 10 मिनट लगते थे मेरे को, ठीक है। और मैं उसके बाद करता था रीजनिंग, और सबसे लास्ट में करता था मैथ्स। और कारण यह था कि मेरी मैथ्स वीक थी बाकी सब्जेक्ट को बजाय, ठीक है। तो आप जो लास्ट में सब्जेक्ट कर रहे हो ना, मान लो जो भी आप लास्ट में कर रहे हो, तो लास्ट में उस सब्जेक्ट को करो जो आपका वीक है ना, जहाँ आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि आप अगर सबसे हार्ड वाले सब्जेक्ट को सबसे पहले कर लोगे ना, उससे होगा क्या कि भाई एक तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा सेटल हो जाएगा कि उसमें अगर आपके सवाल नहीं हुए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दूसरा क्या है कि उसमें आप टाइम बहुत लगा दोगे। जैसे मान लो अगर मैथ्स मैं पहले करूंगा ना, और मेरा कोई बढ़िया सवाल फंस गया, तो मेरे को पता है कि मैं उसको कर लूंगा, लेकिन उस सवाल में मैं इतना टाइम लगा दूंगा धीरे धीरे कर करके। और ईगो क्लैश होता है उसमें ना, टफ सब्जेक्ट में हमेशा, कि उस सवाल को मेरे को आंसर लाना लाना, उस चक्कर में उस सवाल के चक्कर में मेरे जो ईजी वाले सवाल है ना इंग्लिश के, रीजनिंग के, वो छूट जाएंगे।
तो वो बहुत क्लियर रखना अपने को कि आपका जो वीक वाला सब्जेक्ट है ना उसको सबसे लास्ट में करना है और उस हिसाब से उसका टाइम डिवाइड करना है। ठीक है, मेरा क्या था कि भाई 5 मिनट लगभग जीके में, 9 से 10 मिनट मान के चलो। अब इंग्लिश में तो और भी धीरे धीरे करके टाइम कम हो जाता है ना। फिर लगभग 15 मिनट के आसपास जो टाइम था वो था रीजनिंग का, है ना। 15 मिनट का मेरा फिक्स था कि भाई रीजनिंग इतने में कर लेनी, और उसके बाद मैं लगभग ट्राई करता था कि आधा घंटा मैथ्स को दे पाऊँ। रीजनिंग जो चीज़ है ना, रीजनिंग क्या अपने को दुखी करती है, रीजनिंग का टाइम बहुत ले जाती है। शुरू शुरू में मेरे साथ यही होता था कि रीजनिंग में मैं इतना टाइम लगा देता था कि फिर मेरे मैथ्स में मेरे पास टाइम बचता ही नहीं था। ठीक है, तो इसका मैंने भाई एक बहुत बहुत थोड़ा जैसे दृढ़ निश्चय करके एक सोल्यूशन बनाया कि भाई अगर जैसे 30 मिनट बचे होंगे ना, उसके बाद मैं रीजनिंग छोड़ दूंगा, चाहे रीजनिंग मेरी आधी हुई हो, है ना। ये बहुत क्लियर सा फंडा कर लिया था मैंने कि चाहे कुछ हो जाए, जैसे ही क्लॉक पे 30 मिनट आए, रीजनिंग छोड़ के मैं मैथ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, इससे धीरे धीरे क्या होने लगा कि ना, कि मैं रीजनिंग में जो सवालों पे टाइम वेस्ट करता था ना, कि भाई एक सवाल कोई सीरीज का सवाल आ गया, मैट्रिक्स आ गया, तो वहाँ टाइम लगा रहा हूँ, तो वो मैंने लगाना छोड़ दिया। मैं सवालों को स्किप करने लग गया धीरे धीरे, कि मुझे पता था कि भाई 30 मिनट तक मेरे को रीजनिंग कर लेनी है ना, चाहे मेरे सवाल छूटे या ना छूटे। फर्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट होता था ना मॉक का, वो ऐसा ही होता था कि भाई इंग्लिश और जीके करिए, उसके बाद जैसे ही 30 मिनट टाइम रहेगा क्लॉक पे, वहाँ पे अपने को रीजनिंग खत्म कर देनी है। ठीक है, और इससे क्या है कि मेरे को ये समझ में आया कि यार मेरे को कौन से सवालों में मेरा टाइम लग रहा है रेगुलरली, है ना, क्योंकि उन्हीं को मैं स्किप करता था। तो ये फंडा बहुत क्लियर कर लो कि 15 से 20 सेकंड में अगर तुम्हारा कोई सवाल क्लिक नहीं कर रहा है ना रीजनिंग का, तो उसको स्किप कर देना है। ठीक है, उसमें से भी तुमको लग रहा है कि यार ये सवाल शायद मैं कर लूंगा लंबे समय में, ठीक है, मतलब मैं वापस एक बार अटेम्प्ट करूंगा तो शायद हो जाएगा टाइम लगा के, तो उसको मार्क कर लेना। तुमको लग रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा तो उसको कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, लास्ट में टाइम बचेगा तो उसको देखेंगे। और लास्ट के जो 30 मिनट है वो उसमें अपने को करनी थी, मैं करता था मैथ्स। ठीक है, अब उस टाइम भी सोचो, जब शुरू 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 करा था मैंने, तब क्या होता था कि भाई उस 30 मिनट में भी मेरे मैथ्स के 25 सवाल नहीं हो पाते थे ना, क्योंकि पीवाईक्यू मैंने 2-3 बार करने रखे थे, तो वो दिक्कत आती आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको सवाल नहीं आता होगा, टाइम में करना थोड़ा मुश्किल रहता है ना। तो जैसे जैसे मैंने 2-3 बार पीवाईक्यू लगाया ना, तो ये टाइम जो है ना, 30 मिनट में 25 सवाल भी नहीं हो रहे, वो 20 मिनट में होने लग गए। और लास्ट से जो 10 मिनट मेरे बच रहे ना, तो उसमें क्या करता है कि भाई मैं जो सवाल छोड़ के आया हूँ, है ना, जो रीजनिंग में मैंने छोड़ दिए, जो इंग्लिश में मैं छोड़ के आया हूँ, तो उनको मैं वापस अटेम्प्ट करता था, और उसमें भी पहले जो रीजनिंग में छोड़ के आया हूँ उसको अटेम्प्ट करता था। क्योंकि रीजनिंग का ऐसा है ना कि अगर तुमने सवाल सोल्व कर लिया तो 99% तुम्हारे 2 नंबर पक्के हैं ना। इंग्लिश में थोड़ी रिस्क रहती है, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि यार अपन 100% नहीं कह सकते कि आंसर इसका यही है ना, बहुत केसेस में। रीजनिंग में अपने को पता पड़ जाता है कि यार ये वाला आंसर आने वाला है और इस पे अपने को टिक करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया अटेम्प्ट का। अब बात करते हैं एनालिसिस की। ठीक है, कि हर एक मॉक का एनालिसिस कैसे करना है। अब एनालिसिस क्या है कि अपन बहुत जैसा हल्के में ले लेते हैं एनालिसिस को, जबकि एनालिसिस में लगता है टाइम। अब एनालिसिस के लिए ना यार एक कॉपी बना लेना। ठीक है, उसमें जो 3 चीज़ें के 3 सवाल तुम्हारे लगभग पड़ जाएंगे। ठीक है, एक तो वो जो तुमसे हुए ही नहीं, है ना। दूसरे वो जो तुमने कर तो दिए लेकिन तुमने गलत कर दिए। तीसरे वो जो तुमसे भाई हो तो गए लेकिन तुमने टाइम ज़्यादा लगा लिया। ठीक है, तो इन सवालों को अपने को बहुत ध्यान से एक बार देखना है। ठीक है, अब पहले सवाल जो अपन से हुए ही नहीं, तो ये वो सवाल हैं जो अपने को आती नहीं, इनका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना। तो इन सवाल को अपने कॉपी में लिख लेना है। एक बार ये देख लेना है कि भाई ये सवाल कौन से चैप्टर से आया हुआ है, और उस चैप्टर के पीवाई को अपने को करने हैं ढंग से। ठीक है, दूसरे वो सवाल जो गलत अपन से हो गए, उसमें से भी 2 कैटेगरी होती है कि भाई एक तो तुम्हारा सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ है, और एक तुम पता नहीं तुम्हारा सोल्यूशन ही गलत था उसमें। ठीक है, तो सोल्यूशन ही गलत था, उसको तुम नॉर्मली एक बार सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ है ना, उसका क्या करता था, तो ये तरीका मैं पंडित ग्रुप से सीखा था, कि वो लोग क्या बताते ना कि भाई जो तुम्हारा सिली मिस्टेक से गलत हुआ है ना, वैसे के वैसे सोल्यूशन करके उस सवाल को लिख लो, है ना, उसके आगे लगा दो क्रॉस। फिर उसका जो राइट सॉल्यूशन है वो तुम कर लो, और हर मॉक दो ना उसके पहले इन चीज़ों को देख लो। इससे क्या है कि तुम्हारा जो सवाल एक बार सिली मिस्टेक से गलत हुआ है ना, इसको तुम लगातार करोगे तो वो तुम्हारा फिर कभी गलत नहीं होगा। तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा था सोल्यूशन, और मैं बोलता भी हूँ क्लियरली लोगों को, बोलता हूँ कि भाई ये मैंने वहाँ से सीखा है, और बहुत बढ़िया चीज़ लगी मेरे को। तीसरा है टाइम, जहाँ पे तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो वहाँ क्या करो कि तुम पहले तो खुद से सवालों करो, है ना। फिर देखो कि तुमको अभी भी टाइम ज़्यादा लगा, या फिर तुम उस टाइम प्रेशर में आ गए, या फिर तुम ये देखो कि उस सवालों को किसी ग्रुप में डालो, है ना। आप किसी ग्रुप में अगर जुड़े हो तो भाई देखो कि सामने वाला बंदा उसका छोटा सोल्यूशन दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है ना। छोटा सोल्यूशन कोई रैंडम ट्रिक दे रहा है तो ठीक है, अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टेप काट रहा है ना बीच में से, तो वो अपन देख सकते हैं कि यार ये अपन भी इसको मॉक में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे सवाल होंगे ना जो तुमने स्किप ही कर दिए, है ना, जो बिल्कुल इसका तुमने बिल्कुल डब्बा गोल है, तो ये सवाल तुमको नहीं हुए, क्योंकि तुमको उन सवालों का बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना। जैसे मेरे को रेस वगैरह में इशू आता था, तो मैंने भाई, और ये रेगुलर इशू आ रहा है मेरे को, है ना, जैसे रेस के सवाल आज वाले मॉक में भी नहीं हुए, कल वाले में भी नहीं हुए, है ना। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर इसके आज भी नहीं हुए, कल भी नहीं हुए, तो रेगुलर मेरे 2 नंबर फोकट जा रहे हैं ना। तो अब मैंने फिर डिसाइड करा कि यार जब तक मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर लूंगा ना, रेस और ये शॉपकीपर वाले को, तब तक मैं अगला मॉक दूंगा ही नहीं, है ना। ये अपन ने क्लियर कर लिया, और ये जब ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली ना, और जब मैंने कर लिया, है ना, उसके बाद अगला मॉक दिया, और उसके बाद अपने आप ये 2-4 नंबर जो है इन सवालों के, वो अपने आप बढ़ने लग गए। ठीक है, और टाइम भी बचने लग गया। तो ये भी करना है कि भाई अगर कोई कॉन्सेप्ट के कारण अपना कोई सवाल गलत हो रहा है ना,
उस कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ लो ढंग से और उसके बाद ही अगला मॉक दो, है ना, उसके पहले कोई मॉक मत दो। अब अपन बात करेंगे भाई अपन पेपर में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़ है ना कि तुमको अपना ईगो है ना उसको सेट असाइड करना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं करना है कि यार ये मैंने बीटेक कर रही है ना, मैंने भाई मेरा ये प्रोजेक्ट था तो मेरे से सवाल हो कैसे नहीं रहा। कोई बड़ी बात नहीं, सवाल आपसे हो जाएगा लेकिन टाइम इतना खा जाएगा कि आपके बाकी सवाल रह जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लिए ना अपनी स्किपिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि भाई अपने को समझ में आना चाहिए कि ये सवाल मेरे को छोड़ना है। मैं एक प्रॉपर तुमको बता दूंगा कि तुमको कौन कौन से सवाल छोड़ने हैं, ठीक है। इसके एंड में भी अपन बात कर लेंगे कि भाई ये सवाल ऐसा दिखते ही अपने को छोड़ देना। और कभी भी मॉक को एक बारी में ही अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करो ना, कम से कम 2 बारी में उसको अटेम्प्ट करो। पहली बारी में सारे इजी सवाल और दूसरी बारी में जो तुमसे न्यू है वो रीजनिंग में जो तुम्हारा गलत हो रहा है ना वो तो तुमको 3-4 मॉक में समझ में आ जाएगा कि भाई ये रीजनिंग में मेरा ये टॉपिक गलत हो रहा है, इसमें मेरा टाइम लग रहा है, ठीक है। उसका तो बहुत सिंपल सा फंडा है कि भाई तुम पीवाईक्यू उसके बार बार लगा लो, है ना। 2 बार पीवाईक्यू सोल्व करोगे तो रीजनिंग का तुम्हारा क्लियर हो जाएगा और रीजनिंग में तुम्हारे इजिली 45 नंबर आने लग जाएंगे, पीवाईक्यू तुम्हारे लगे होंगे तो, ठीक है। मेन दिक्कत आती है मैथ्स में, ठीक है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। मैथ्स के पहले एक चीज मेरे को ध्यान आ गई, सिली मिस्टेक्स अपन करते हैं ना, जैसे कई बार होता है कि भाई वॉल्यूम का एरिया टिक लगा दिया लास्ट में ना, पूरा सोल्यूशन निकाल लिया और टिक गलत हो गया। तो इसका बहुत सिंपल सा एक फंडा था जो सीखा था मैंने उस टाइम पे, ठीक है, तैयारी के टाइम पे। और वो ये था कि भाई जब तुम टिक करने वाले हो ना, सवाल को एंड में टिक करने वाले हो, तो उस सवाल की लास्ट लाइन जरूर पढ़ो, ठीक है। लास्ट लाइन एक बार पढ़ो और उसके बाद उसको टिक करो। तो इससे क्या है, तुम्हारा 90% चांसेस है कि तुम्हारी जो सिली मिस्टेक्स हो रही है ना, ये वाली सिनोनिम एंटोनिम वाली, ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम ट्राई करके देखना, तुम्हारा 100% काम आएगा। अगर तुमने पूरा मॉक अगर अटेम्प्ट कर लिया है ना, पूरा 100% मॉक अगर अटेम्प्ट कर लिया है, तो तुम्हारी आधी लड़ाई तो वहीं खत्म हो गई है ना। वो तुम बहुत बड़ी बात है कि तुम पूरा मॉक अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। अगर तुम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो तुमको स्किपिंग सीखनी पड़ेगी कि भाई कौन से सवाल अपन स्किप करें, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे अपन डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से सवाल अपने को देखते ही छोड़ देने हैं। देखो रीजनिंग का तो मेरा बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि भाई 30 सेकंड से अगर ऊपर सवाल में लग रहे हैं तो उसको छोड़ दो, चाहे कुछ हो, है ना, चाहे सीरीज हो कुछ हो, 30 सेकंड मैक्सिमम अगर लग रहे हैं तो उसको स्किप कर देना है ना, उसको दूसरे वाले अटेम्प्ट में अपने को ट्राई करना है। मैथ्स में अपन बात करते हैं कि मैथ्स में किस किस सवालों को अपने को स्किप करना पड़ेगा, है ना। देखो सबसे पहले तो अगर कोई ऐसा सवाल है जो तुमने पढ़ा ही पहली बार है ना, जो तुमको पता है कि मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ और मेरे से नहीं होगा, तो उसको देखते ही छोड़ दो। मतलब सोचना ही नहीं, पूरा मत पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ देखते ही स्किप कर दो। दूसरा है कि भाई ज्योमेट्री का कोई ऐसा फिगर आ गया, बहुत अजीब सा फिगर आ गया है ना, जो तुमने पहली बार देखा है, या फिर ज्योमेट्री का सवाल ही बहुत बड़ा आ गया जिसको पढ़ने में तुमको टाइम लग रहा है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको स्किप कर दो, है ना, नेक्स्ट सवाल में बढ़ जाओ। तीसरा है अगर सी आई, मेरे को लगता था मेरी प्रॉब्लम थी, सी आई और एवरेज में ना टाइम बहुत लगता है। या तो आपका सवाल छोटा हो, देखा दिखाया हो तो तुरंत कर दो, लेकिन आपको लग रहा है कि सवाल बड़ा जाएगा तो पहले अटेम्प्ट में उसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें चांसेस रहते हैं कि पहली बार में गलत आंसर बहुत आता है ना, मेरा तो बहुत आता था, तो इसको आप स्किप कर सकते हो, है ना। कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि जो तुमको पता है कि भाई ये कर तो लूंगा मैं, है ना, कर तो लूंगा, लेकिन कैलकुलेटिव है, इसमें टाइम लगेगा, तो इसको मार्क कर दो, इसको खाली स्किप मत करो, नॉर्मली इसको मार्क कर दो, क्योंकि जब दूसरा तुम अटेम्प्ट चालू करोगे ना, है ना, सवालों को स्किप करके इजी वालों को करके, तो सबसे पहले इन्हीं सवालों को करना है। तीसरा कि भाई जैसे ही कोई डीआई का सवाल आ जाए ना, डीआई का मैथ्स में और क्लोज टेस्ट और पैसेज का इंग्लिश में, तो उनको मार्क करते चलो साथ साथ, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई बहुत सारा डेटा आपको एक जगह मिल जाता है। और पैसेज और उसमें क्या चक्कर है कि भाई पूरा तुम एक बार पढ़ लोगे ना उसको और उसके बाद सवालों पे जाओगे तो वो थोड़ा इजी पड़ता है ना। सेम चीज क्लोज टेस्ट में, डीआई में भी सेम है कि एक सवाल का डेटा बहुत बार दूसरे सवाल में यूज हो जाता है ना। पैसेज का एक चीज ध्यान रखनी है, पैसेज की मैं भूल गया था बताना, कि पैसेज जब करो ना तो पहले सवालों को पढ़ लो और उसके बाद पैसेज को पढ़ो, है ना, तो उससे आपका टाइम काफी बचेगा आंसर को ढूंढने में। तुम्हारे सामने एकदम कोई नया परसेंटेज की वैल्यू आ गई ना, जैसे नॉर्मल वैल्यूज है 1/8 हो गया, ठीक है, 1/16 हो गई, तो ये नॉर्मल वैल्यूज है ना, इनको अपन सोल्यूशन कर लेते हैं। कोई एकदम से नई वैल्यू आ गई है, जैसे 1/13 की वैल्यू बहुत अजीब सी आती, तो वो जैसे ही आ गया ना तो उसको स्किप कर दो, देखते स्किप कर दो। कोई ऐसा सवाल आएगा इसका तुम पहले के शुरू के 1-2 स्टेप भी पता नहीं लगा पा रहे हो, तो उसको तुम स्किप कर दो। अब लोग बोलेंगे कि यार तुमने तो सब कुछ ही स्किप करवा दिया। देखो यार सब कुछ स्किप नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुमको समझनी पड़ेगी। मैंने जो 6-7 एक कैटेगरी बताई है ना, ये ऐसा नहीं है कि 6-7 कैटेगरी एक ही पेपर में आ जाएगी। होगा क्या, इसमें से 2-3 कैटेगरी एक किसी शिफ्ट में आती है, 2-3 कैटेगरी किसी शिफ्ट में आती है, तो आपकी शिफ्ट में जिस टाइप की जो भी कैटेगरी आ रही है ना उसको स्किप करते चलो, और बाकी जो सवाल हो रहे हैं उनको कर दो। 25 सवाल मैथ्स में आने हैं ना, 25 में तुमने पहले राउंड में 12 भी कर दिया ना, तो मानो कि बढ़िया बढ़िया, अपनी स्थिति बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 तो कम से कम आधे सवाल तो अपन कर ही देंगे ना। अब तुम सोचो कि तुमने इन्हीं सवालों में अगर तुम उलझे रहे ना, तो जो ईजी है, जैसे बहुत सवाल ऐसे आते हैं कि भाई सरकमफ्रेंस वगैरह निकालने होते हैं, जैसे एरिया एरिया पूछ लेता है सेक्टर का, तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ये जब तुम्हारे छूट जाएंगे ना तुम देखोगे यार ये सवाल मेरे छूट गए, तो बहुत बुरा लगता है अपने को लास्ट में, ठीक है। अब ये तुम्हारे क्या, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा कि भाई मैंने लगभग पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लिया, जो मेरे को आता था मैंने कर लिया, अब मेरे को थोड़ा अच्छे सवालों पे जाना है, तो वो सवाल तुमसे होंगे भी, है ना, उनको करना भी अपने को आसान लगेगा, दिमाग का बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का, कॉन्फिडेंस का। एक गलती अपन क्या करते हैं कि मान लो कोई सवाल आया है ना, उसका अपन ने आंसर निकाला, ठीक है,
गलत आ गया, फिर दूसरी बार निकाला फिर गलत आ गया, फिर तीसरी बार निकाला फिर गलत आ गया। तो अपन उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि एक चीज़ अपने को बहुत क्लियर करनी है कि अगर 2 बार अगर किसी चीज़ का आंसर नहीं आया ना, भई ये पंडित से सीखा मैंने भी, भई वो कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया बताते हैं वो लोग, कि 2 बार अगर आपका आंसर अगर नहीं आया है ना, तो वो आपका तीसरी बार भी उसको करोगे ना तो वो गलत ही आने वाला है, क्योंकि आपका दिमाग वो वैल्यूज़ को याद कर चुका है, ठीक है? अब आप क्या करोगे, उस सवाल को छोड़ के 3-4 सवाल कर लोगे ना और वापस उस सवाल पे जाओगे ना, तो फिर आपका दिमाग फिर से नए तरीके से कोशिश करेगा उसको करने की और शायद आपका आंसर इस बार सही आ जाए, ठीक है? तो 2 बार से ज़्यादा अपने को अटेम्प्ट करना ही नहीं है। ये कुछ तरीके हैं, इनको एक बार आप आज़मा के देखो, है ना? इनको लिख लो कहीं पे और अपने मॉक में एक बार आज़मा के देखो, 10 एक मॉक में आपको पता पड़ जाएगा कि भाई चीज़ें इम्प्रूव धीरे-धीरे होने लगेंगी। और एक चीज़ बहुत क्लियर रखो कि जो प्रीवियस ईयर है ना, उसको हमेशा ज़्यादा तवज्जो दो मॉक की बजाय, है ना? क्योंकि मॉक तब बढ़िया आपका स्कोर होगा जब आपके प्रीवियस ईयर 2-3 बार लग चुके होंगे, है ना? आपके प्रीवियस ईयर अगर नहीं लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा मॉक की तरफ आने में मेरे को लगता नहीं कि बढ़िया चीज़ है, ठीक है? प्रीवियस ईयर में कंटिन्यूअस करते रहो और फिर उसके बाद आप मॉक पे आओगे ना, तो आपका धीरे-धीरे स्कोर बढ़ने लगेगा।